हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशंस। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो हम 2000 का करने वाले हैं। टिल 1999 हमने फिनिश कर लिया था इन द लास्ट डिस्कशन, और अभी हम 2000 ईयर का करेंगे एंड आफ्टर दैट 2001 टू टिल 2024। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारी न्यू ईयर सेल, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो लाइव है अभी वो चल रही है। और चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम में ये जो कि लाइव ऑनलाइन मोड में है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस कोड को यूज़ करके, क्रिसमस कोड को यूज़ करके आप 15,000 का कोर्स अभी 12,000 में परचेज कर सकते हो, विच वुड इंक्लूड GS CSAT प्लस करेंट अफेयर्स, और GS और सिर्फ करेंट अफेयर्स का कोर्स आप 13,000 का कोर्स आप 10,000 में परचेज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिगार्डिंग तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.chehalacademy.com. ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, अशोक का असर्शन रीजन है अशोक का एनेक्स्ड कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर। अब कलिंगा को एनेक्स किया था अशोक ने, कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन था, हमने PYQ में डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद होगा, रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, नो डाउट इट इज ट्रू। तो यानी कि अशोका ने कलिंगा कंट्रोल भी किया था, इसी के बाद ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म, आपको पता होगा। और बेसिकली इन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई थी, धम्मा पॉलिसी, जिसने चेंज किया था क्या, बेरी घोष से धम्म घोष, अशोका की पॉलिसी, राइट, वॉर पॉलिसी। तो फाइनली 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 261 BC में ये कलिंगा वॉर हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, ट्रू। अब सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज was ruling over North India at the time of Alexander invasion। आपको पता है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था, 326 BC में। और चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के उन्होंने कोरोनेशन कब करी थी, 321 BC में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके कोरोनेशन करी थी, किसको, नंद को। और नंद में कौन सा राजा रूल कर रहा था उस समय, धनानंद। सो द आंसर इज धनानंद नंद, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा, क्योंकि मौर्य के बाद शुंगा था, शुंगा के बाद खनवा था, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो रूलिंग पीरियड नंदा का क्या था, 327 से 325, ओके। और इस टाइम पे नोटेबल किंग कौन थे, धनानंद। और इसी टाइम पे जो था वो क्या हुआ था, अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब चलते हैं हम लोग, देखो मौर्यन डायनेस्टी फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 321 BC, ठीक है। अब चलो अब शुंगा जो है वो मौर्य के बाद आए हैं और खनवा जो है वो शुंगा के बाद आए हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, असर्शन द अहम एंड पुराम पोएम्स ऑफ पेदिना कीलू कनाकू, ये स्टार मार्क कर लो, हो सकता है कि ये आगे के UPSC क्वेश्चंस में आ जाए आपके 2025। और उसके बाद ग्रुप फॉर्म्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कॉम्पोजिशन, बिकॉज संगम पीरियड इज इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जाम। रीजन है दे वर इंक्लूडेड एट द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। तो इसका ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अहम और पुरम पोएम जो है पेदिना किलो कानकू के, वो कब हुआ था, इट इज अ ग्रुप ऑफ पोएम विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कॉम्पोजिशन। संगम पीरियड क्या कहते हैं हम लोग, 300 BC से लेकर के ऑलमोस्ट 300 AD तक। और इस टाइम पे 3 संगम हुआ था टोटल, राइट। और ये देवर इंक्लूडेड इन द पोस्ट संगम वर्क एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अब देखो दिस assertion इज ट्रू बिकॉज द अहम एंड पुराम पोएम पार्ट ऑफ द पेदिनन Kilukanaku group were composed during the post-Sangam period, continuing the literary tradition established by Sangam work. Reason is valid because Aham and Puram poem were indeed classified as post-Sangam work, distinguishing from Sangam works. तो प्लीज ये दोनों आप याद रखना, अहम एंड पुरम, और इनके जो कंपोजर हैं उनका नाम। अब चलते हैं हम चित्तगंग आमरी रेड। अब ये तो फिर से हमारा जो हमने डिस्कस किया है वो UPSC PYQ 1993 to 99, ये रिपीटेड है इसी वजह से। चित्तगंग आमरी रेड अंडर सूर्य सेन, ईयर क्या था उसका, 1930, है ना। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी 1999 में VD सावरकर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको ये समझ आ गया। कूका मूवमेंट पंजाब में अंडर बाबा रामचंद्र देव, गुरु राम सिंह,
ठीक है। अब देखो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति कहाँ पे, अरविंदो घोष। अब 3 भी है तो मिला लो, 2 का सी, तो 2 का सी कहाँ पे है, 2 का सी नहीं है, 2 का सी नहीं है, 2 का सी यहाँ है। हमारा आंसर निकल गया क्या, हमारा आंसर, एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक हियर। अभिनव भारत वाज अ सीक्रेट सोसाइटी क्रिएटेड बाय अरविंदो घोष, यानी कि 2 का सी आपका यहाँ पे है, सॉरी 2 का सी यहाँ भी है, 2 का सी यहाँ भी है। कुका मूवमेंट क्या है, गुरु राम सिंह, ठीक है। यानी 4 का बी है, यहाँ भी है आपका, 4 का डी यहाँ है, यानी ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। अब चलो, अब ये सूर्य सेन के अंदर था और यहाँ पे कल्पना दत्त है जो कि एक फीमेल लीडर थी यहाँ पे, तो 1 का ए यहाँ हो जाएगा। चिटगांव आर्मी रेड, कल्पना दत्त, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे, एक नाम और, सूर्य सेन, ठीक है। अभिनव भारत वीडी सावरकर, कब हुआ था ये आपको पता होगा, 1999 में फाउंड हुआ था। अनुशीलन समिति किसके था, ये 1904 के आसपास फाउंड हुआ था, और अरविंदो घोष जो थे वो की मेंबर थे। कुका मूवमेंट गुरु राम सिंह, और ये कुका मूवमेंट कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, इसके ये कौन थे, ही वॉज द लीडर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन। असर्शन, एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय तो भैया हिंदुइज्म उन्हें फायदा दिलाता था, तो वो मेनली वेद और हिंदुइज्म को मानते थे। शूद्र जो थे वो अनटचेबल थे, दे वुड बी द एग्रीकल्चरलिस्ट एंड द फार्म वर्कर्स। अब यहाँ पे तो इन्हें पेस्ट को यूज करना ही है फार्मिंग में, कल्टीवेशन में, तो ये जैनिज्म को नहीं मान सकते थे। और वैश्य तो मानेंगे क्योंकि दे वर द ट्रेडिंग कम्युनिटी, आज की डेट में भी सबसे ज्यादा वैश्य ही जैनिज्म को मानते हैं, एंड वैश्य जो थे वो सबसे ज्यादा डोनेशन भी देते हैं और डोनेशन को जैनिज्म एक्सेप्ट भी करती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वाज हेल्ड एज जगत गुरु बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इनको कौन कहते थे जगत गुरु, तो इनको कहने वाले थे, 6 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो थे वो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर गोलकोंडा, बेरार, बेदार, अहमदनगर, नो, साउथ इंडिया डेक्कन सल्तनत, बीजापुर के सुल्तान थे। और इन्होंने एनकरेज किया था क्या, दोनों हिंदू प्लस मुस्लिम ट्रेडिशन को, और इनको ये जगत गुरु कहते थे, ठीक है, इनको लोग जगत गुरु भी कहते थे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, इब्राहिम आदिल शाह, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, इब्राहिम आदिल शाह टू जो बीजापुर सल्तनत के थे, इनका बिलीव था सेक्युलरिज्म में, इसीलिए लोग इनको, पीपल वुड कॉल हिम जगत गुरु। आपको पता है ज़ैनुल अब्दीन के बारे में पीवाईक्यू में हमने 1999 के पीवाईक्यू में डिस्कस किया, 15th सेंचुरी कश्मीर के रूलर थे ज़ैनुल अब्दीन को, और क्या कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर, ये याद रखना, अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। मोहम्मद टू जो है वो ऑटोमन सुल्तान थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में रूल की थी, ऑटोमन एम्पायर को मॉडर्नाइज करने में भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, अराइवल ऑफ पोर्टुगीज एंड डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। पोर्टुगीज इंडिया कब आए थे बताओ, 1298 में आए थे ना, कालीकट बीच पे, है ना। अब देखो, अब इसके अलावा हम जो अगर इसकी बात करें तो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का स्टार्ट हुआ था किनके टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, ठीक है, 1206 में जो दिल्ली सुल्तान बने थे स्लेव डायनेस्टी के, और इल्तुतमिश के टाइम पे ये फिनिश हुआ था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो और पोर्टुगीज अराइवल इन इंडिया 14, अच्छा सॉरी आई रोट 1298, रियली सॉरी, इट वाज 1498, ओके। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक पंच के हैं, ऑब्वियसली वो स्लेव के तो बाद ही आए हैं, स्लेव है, खिलजी है, उसके बाद तुगलक आए हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय का जो रेज था आपको याद होगा कि 1509 to 1529 इनका रेन था कृष्णदेव राय का। तो आप इससे निकाल दो फिरोज शाह तुगलक का डेथ कब हुआ है, 1398 में हुआ है, 1388 में हुआ है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखो तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जा रहा है, जो कि है ए। 2 कुतुब मीनार सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हुआ, 4 फिरोज शाह तुगलक का डेथ 1398, उसके 88, उसके बाद अराइवल ऑफ पोर्टुगीज 1498, उसके बाद 1 रेन ऑफ कृष्णदेव राय 1509 to 29, ठीक है।
चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। मिलिट्री गवर्नरशिप का प्रैक्टिस सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंडिया में ग्रीक्स ने किया था, पार्थियंस ने किया था, शाकस ने किया था या मुगल ने किया था? मिलिट्री गवर्नरशिप का जो आइडिया था वो सबसे पहले ग्रीक्स ने किया था, कब? 326 BC में, यानी कि अलेक्जेंडर इन्वेजन के टाइम पे। ठीक है, इसको याद रखना। Practice of military governorship was first introduced in India by the Greeks. Alexander invasion 4th century BC. His general successor कौन थे? Daichi established their rule in parts of present day Pakistan. Seleucus Seleucid empire का Greek successor appointed. Seleucus ने ही तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में क्या भेजा था? एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज, जो कि हम लोगों ने 1999 PYQ में देखा भी है ना। स्ट्रेटेजी एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस टेरिटरी कंबाइनिंग मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंसेप्ट वाज लेटर अडॉप्टेड बाय अदर इन्वेडर्स एंड रूलर्स लाइक शाका पार्थियन एंड मुगल्स। चलो, लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डफरिन, लिटन, कर्जन, डलहौजी। आपको पता होगा डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 to 1856। ठीक है, 56-57 में रिवोल्ट ही हो गया था। 1899 to 1905 कर्जन का टाइम पीरियड। डफरिन का टाइम पीरियड हमने PYQ में डिस्कस भी किया है, 1884 to 1888। लिटन का टाइम पीरियड भी डिस्कस किया PYQ में, 1876 to 80। इवन 1999 में जो PYQ है उसमें ये दोनों ऑप्शन साफ साफ साथ में दिए हुए हैं। तो लास्ट जो मेजर ब्रिटिश का जो मेजर एक्सटेंशन जो थी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी की थी, वो थी किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, अब देखो, लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल की तरह इंडिया का सर्व किया था 1848 to 56, और यही रिस्पॉन्सिबल है लास्ट मेजर ब्रिटिश एक्सटेंशन के लिए। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और इन्होंने एनेक्स किया था बहुत सारे स्टेट्स को, इंक्लूडिंग झांसी, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एज वेल एज अवध, ऑन द बेसिस ऑफ मिसगवर्नेंस। डफरिन जो थी वो 84 से 88। अब देख लेना, लिटन थे 76 से 80, और कर्जन क्या थे? 19 से 1905। अब चलते हैं, मेक द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सांबाजी। सांबाजी के बाद किसने स्ट्रीमलाइन किया था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को? राजा राम, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ और नानाजी विश्वनाथ। आपको पता है कि बालाजी विश्वनाथ ने स्ट्रीमलाइन किया था किसके बाद? सांबाजी को, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? ही वॉज पिवटल फिगर इन मराठा हिस्ट्री, जिन्होंने पेशवा, पहला पेशवा ये बने थे 1713 से 1720 तक। ठीक है, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद पेशवाशिप आती है। सो ही इज इंस्ट्रूमेंटल इन स्ट्रेंथनिंग द मराठा एम्पायर अंडर छत्रपति शाहू जी महाराज। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाया था, स्ट्रीमलाइन किया था क्या? रेवेन्यू कलेक्शन, एंड ऑल्सो ही ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री। ठीक है, हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स वेर ऑल्सो क्रूशियल, क्योंकि ये अलायंस फॉर्म करते थे और नेगोशिएट करते थे किनके साथ? लोगों के साथ। ठीक है, खास करके मुगल एम्पायर के साथ। और इनके वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ अलाइनमेंट वाज व्हाट? His notable feature of alignment was achievement was establishment of the Peshwa authority. ठीक है, चलो, in this instance we could not play off the Muslim against the Hindus. आपको पता है कि मुस्लिम को हिंदू के अगेंस्ट प्ले ऑफ कौन करते थे? ब्रिटिश, क्योंकि अपनी कौन सी पॉलिसी के साथ? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ। बट एक टाइम पे चार्ल्स एडसन जो है, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, उन्होंने रिमार्क किया कि इस मौके पे, इस इंस्टेंस में हम हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट प्ले नहीं कर सकते हैं। कौन किस इंस्टेंस में? रिवोल्ट में नहीं, चंपारण में नहीं, खिलाफत नॉन कॉपरेशन ऑगस्ट में नहीं, खिलाफत नॉन कॉपरेशन, क्योंकि ये खलीफा का इशू था जिसमें कि ऑटोमन टर्क को ब्रिटिश ने हटा दिया था। उसी पे लेकर के मुस्लिम और हिंदू जो थे कॉम्बाइन हुए थे, और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखी थी हिंदू मुस्लिम को एक करने की। ये हमने PYQ में डिस्कस किया है। सो द आंसर वुड बी सी। ठीक है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 19 से 22 तक हुआ था। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज ₹20 इन 1867-68 वाज 10। अब देखो, असरटेन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने 1901 में एक इनकी किताब लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वो क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कौन सी थ्योरी के थ्रू? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के थ्रू, कि कैसे इंडिया एक एक्सपोर्टर से मात्र एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था, दैट टू इट वेंट इनटू एम्पावरमेंट, और कैसे आखिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन हैपेंड साइमल्टेनियसली विद द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी डी। आपको पता है आरसी दत्त भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, हमने पीवाईक्यू यूपीएससी में इन दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। इनकी 1904 में बुक पब्लिश हुई थी जिसका कि नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द आंसर वुड बी डी हियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इनकी किताब देखो, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल। अब ऐसी में इन्होंने बोला था कि पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी, 20 रुपए हो गई थी, ठीक है। अब देखो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट में नैरो, बिल्कुल सही बात है, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं पार्टिसिपेट करते थे, जैसे जमींदार अलग हुए, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया अलग रहते थे। इट रीजन क्या था, इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप। नो, इट डिड नॉट फाइट फॉर द नैरो। अर्ली सोशल मूवमेंट वाइडर इंटरेस्ट के लिए ही फाइट करते थे, बट मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया की अपनी आइडियोलॉजी थी, जमींदार की अपनी थी, जिसकी वजह से अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लोग अलग रहते थे। सो बेसिकली द assertion is true but the reason is false, ठीक है। reason is false. While the early nationalist leader did focus on the issues that directly affected their own social group, they also aimed at larger national issues such as political freedom, economic reform and social and civil rights. अब देखो क्वेश्चन नंबर 14. The native state of Tripura became involved in the freedom movement in early 20th century because क्यों आखिर त्रिपुरा? किंग्स ऑफ द त्रिपुरा वेयर ऑलवेज एंटी ब्रिटिश नहीं। द बंगाल रेवोल्यूशनरी टुक शेल्टर इन त्रिपुरा नहीं। द ट्राइब्स ऑफ द स्टेट वेयर फियर्सली फ्रीडम लविंग नहीं। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देयर वर ऑलरेडी सम ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप एंड द प्रोटेक्टर द ब्रिटिश। यस डी, कुछ ऑलरेडी वो कर रहे थे, क्या फाइट कर रहे थे कुछ ग्रुप किंग के अगेंस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट होगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो 1917 में कौन बनी थी? इट वाज नन अदर देन एनी बेसेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला जहां जहां इनकरेक्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? 1925 में कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट वुमेन बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज A.O. ह्यूम। इट वाज नॉट द फर्स्ट ब्रिटिशर। अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है अपने PYQ में। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे, ही वॉज नॉट हिम, ही वॉज सम अदर। और वो कौन थे? वो थे, मैं आपको बताती हूँ, देखो। द फर्स्ट ब्रिटिशर्स वर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज A.O. ह्यूम। फॉल्स है, वो थे जॉर्ज यूल 1888। आप एक काम करना, 1885 टू 1888 के सारे प्रेसिडेंट के नाम आप प्लीज रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। अच्छा छूट गया हमसे। सिया दास वॉज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, सिया दास जो थे वो प्रिजन में थे। इट वाज द ईयर 1921, ठीक है, ये सही थे। उन्होंने जेल से ही प्रेसिडेंटशिप देखी थी, ठीक है। अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1894। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो थर्ड तो गलत है, थर्ड आप एलिमिनेट कर दो, थर्ड गलत करो तो 2 and 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। कब इन्होंने साउथ अफ्रीका, हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ना। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से, और इन्हें फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह, जिसको कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं उसको? चंपारण, 1917। PYQ में हमने डिस्कस किया है, राजकुमार शुक्ला ने जब उन्हें इनवाइट किया था 1916 में। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935? ऑल इंडिया फेडरेशन बिल्कुल फीचर था। डायरार्की इन द प्रोविंसेस नहीं था, डायरार्की इन द सेंटर था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरार्की एट द प्रोविंसेस था, और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी प्रोविंसेस को। यानी B होगा गलत, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल सही है, मिल गई थी 1935 में, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। आपके इस आंसर में गलती से ये C दिया हुआ है, बट प्लीज डोंट सी दिस। इसका आंसर क्या है? B है, ठीक है। ओके, ये गलती से इसमें ऐड हो गया है। आई एम रियली सॉरी, अपॉलोजेटिक फॉर दिस। चलो, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन जापान, बर्मा, सिंगापुर, मलय। सो बेसिकली द आंसर इज सिंगापुर, ठीक है। सॉरी, बेसिकली द आंसर इज B, बर्मा।
ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इनको और क्या कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। और लीडरशिप किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, जब ये 1943 में बर्मा में बेसिकली बनी इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में जो थी, इनको आज़ाद हिंद फौज जो है वो रिवाइव हुई है। रिवाइव मतलब कभी तो बनी होगी, तो बेसिकली ये बनी उसके एक साल पहले थी, 1942 में थी। ठीक है, और इसके जो लीडर थे अंडर नॉट सुभाष चंद्र बोस बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1942 बाय कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और ये जो स्टैब्लिशमेंट यहाँ बर्मा में नहीं हुई थी, इनकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई थी, सिंगापुर में। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि वॉर ऑफ प्रिजनर्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको रिवाइव करा गया था, कब, 1943 में। ठीक है, इट वॉज रिवाइव लेटर, और ये 1943 में आज़ाद हिंद फौज रिवाइव सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कहाँ पे, बर्मा में। ठीक है, बोस एम टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल विद जापानीज सपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड माउंटबेटन डैट। उन्होंने, याद है आपको, ये पीवाईक्यू में हमने ऑलरेडी बात करी है कि क्या बात करी थी, उन्होंने बोला था गांधी जी ने कि भाई पार्टीशन नहीं करो। गांधी जी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द पार्टीशन, ही सेड पार्टीशन ना करो, भले ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सरकार बना दे। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट अवे बी। हमने अभी पीवाईक्यू में जो पिछला डिस्कस किया उसमें ये आया भी है। सो आंसर इज बी, गांधी जी इन्वाइटेड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब देखो, द बाल्कन प्लान, बाल्कन मतलब पार्टीशन, है ना, पार्टीशन। सो बेसिकली द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसका ब्रेन चाइल्ड था, तो इट वॉज none other than माउंटबेटन। जबकि माउंटबेटन को ये बोला गया था कि कीप इंडिया यूनाइटेड एज मच एज पॉसिबल, बट माउंटबेटन ने जब मजबूरी उनको दिखी कि नहीं हो सकता है, इतना गंदा डायरेक्ट एक्शन प्लान का रिजल्ट था, इतने गंदे तरीके से मैसेकर हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, हर तरीके से हर जगह हलचल मची है, तो इन्होंने बोला कि वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गेट इंडिया पार्टीशन इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइनली होता है बाल्कन प्लान किसने डिवाइस किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। वो कौन थे, वो फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, इन्होंने ही कंसीव किया था बाल्कन प्लान। चलो, दिस प्लान फेस सिग्निफिकेंट डिपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली इंडिया पाकिस्तान 1947 में डिवाइड होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आप देखोगे कि पहला दे रहा है लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि जागीर इसको बुलाते थे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कौन सा सिस्टम, जागीरदारी। आपको याद होगा कि यूपीएससी पीवाईक्यू में अभी 3 साल पहले पूछा है जागीरदारी और जमींदारी के बीच में डिफरेंस। अब देखो कि ऑप्शन से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका नो डाउट, इसका आप बताओ कि विलेज लेवल पे सेटलमेंट कहाँ होती थी। पहले आप ये देखो, जो इजी आप वो देखो। तो 4 का क्या हो जाएगा, महलवारी, है ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस और विलेजेस आर नोन एज महल। तो आप देख लो कि 1 का ए और 4 का सी कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 1 का ए और 4 का डी नो, 4 का बी नो, 4 का सी यस, 1 का ए 4 का सी, 4 का डी नहीं। तो ऐसे ही आपका आंसर निकल गया, बट हम पूरा देखते हैं। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, इनको जमींदार, मतलब कि रेवेन्यू फार्मर्स को हमने क्या, जमींदार हमने परसीव कर लिया था ना, जमींदार एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, याद है, परमानेंट सेटलमेंट में गलती से किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। उसके लैंड अलॉटेड टू ईच पेजेंट विद द राइट टू मॉर्टगेज ट्रांसफर गिफ्ट ऑफ सेल, ये रैयतवारी है ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें आप देख लो रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज के सेशन का, ये है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। कौन से ऐसे जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे जिन्होंने यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का प्लान लेकर के आए थे। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे एकदम स्टार मार्क कर लो। इट वॉज नन अदर देन पंजाब। ठीक है, करेक्ट आंसर पंजाब है। पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, पंजाब प्रेजेंटेड अ प्लान फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू द कम्युनल टेंशन के रिस्पॉन्स में एंड वायलेंस बिटवीन हिंदू, सिख एंड मुस्लिम विच थ्रेटन। आज के डेट में भी हम जो रिपरकशन इसका देखते हैं खालिस्तानी का, ये कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। भिंडरवाल के टाइम पे ये इमर्ज हुआ था, याद है आपको। आज भी हम इसका रिपरकशंस इंडिया में देखते हैं। द लीडर्स ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग द प्रोमिनेंट सिख्स एंड हिंदू फिगर proposed that the province remain undivided, function as an independent state rather than being split between India and Pakistan. However, this plan did not come
to fruition and Punjab was eventually divided along religious line. While the eastern part, अगर हम इंडिया का अगर हम मैप की बात करते हैं तो जो ईस्टर्न पार्ट है पंजाब का वो इंडिया के साइड है और वेस्टर्न पार्ट जो है वो पाकिस्तान के टाइम साइड है. आज भी पाकिस्तान और इंडिया पार्ट का जो पंजाब है इनके लोग सेम है, इनके कल्चर सेम है, इनका फूड और लिविंग पैटर्न प्लस लैंग्वेज भी बहुत हद तक सेम ही है, सेम ही लैंग्वेज है, पंजाबी बोलते हैं. ईस्टर्न पार्ट ग्रोइंग इन इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ग्रोइंग इन पाकिस्तान लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट अपहीवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन. सबसे ज़्यादा लोगों का इसमें प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि सोचो कि जो बॉर्डर पे थे उनको तो पता ही नहीं है कि आधे रात के बाद वो पाकिस्तान का पार्ट बन गए, आधे रात के बाद इंडिया का. इट लेड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड रिहेबिलिटेशन, जिसके चलते कि आज के डेट में भी कितनों के परिवार बिछड़ गए, कितनों के लोग मर गए. गदर मूवी देखोगे तो उसी के बारे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिखाया गया है. मूवी देखा करो, थोड़ा चिल होता है ना. चलो, so finally new year चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन द बिगनिंग कि आप जीएससी सेट और करंट अफेयर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी बहुत ही बड़ा हमारा न्यू ईयर एंड क्रिसमस सेल है. आप क्रिसमस कोड यूज़ करके आप प्राइस अवेल कर सकते हो. 15,000 का कोर्स 12,000 में, और जीएस और करंट अफेयर्स सिर्फ चाहिए तो 13,000 का कोर्स 10,000 में. आप इस वेबसाइट पे और इस फ़ोन नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें फॉर द फर्दर क्वेरी एंड इन्फॉर्मेशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई हैव यू अंडरस्टूड द वीडियो. Let's meet in the next year's question discussion, that is 2001. Till then, thank you, take care, bye bye, and have a great day.